औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राना नासिर, आपके साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ। सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन इकराम, ख़बरें बहुत सी हैं और बहुत सी गर्म ख़बरें हैं इस वक्त, लेकिन अब उनमें से हकीकी कौन सी खबर गर्म है ये तो ताकतवर ही जानते हैं। लेकिन जो हमारे तक जो खबरें आती हैं, जो ज़रा बताते हैं, उनमें से सबसे इस वक्त ख़बरों के सवाब से जो खबर है वो ये है कि जनाब इमरान खान साहब को बावजूद इसके कि उन्होंने इनकार किया कि मैंने अटक जेल में ही अब रहना है, मुझे अडयाला जेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि असल में उनके साथ करना यह है कि उनकी हर बात से जो उनको पसंद हो उसको इनकार करना है और उनको ज़हनी अज़ियत पहुँचानी है। लेकिन ये ताकतवर भी क्या सोचते होंगे, असल में ये ताकतवर जो हैं ये माफिया के करिंदे हैं। अब इनके पीछे कौन है और इनकी डोरें कौन हिला रहा है, ये सिर्फ उनके गुमाश्ते हैं। जैसे शतरंज की चाल होती है तो उसमें जो प्यादे होते हैं, बादशाह एक साइड के ऊपर होता है लेकिन वो प्यादों को आगे चलाता रहता है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी शतरंज का अवेयरनेस हो तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ हमारे मुल्क में खेल खेला जा रहा है वो भी असल में शतरंज के मोहरों की तरह ही है कि कहाँ से कौन मोहरें हिला रहा है, कौन बादशाह है और कौन बादशाह घर है और कौन मलका है और कौन इस मुल्क की तनाबें उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई हैं और वो हिला रहा है। और हम गुमनामी के अंधेरों में पहले से दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा, कभी महंगाई के नाम के ऊपर, कभी पेट्रोल के नाम के ऊपर, कभी चीनी के नाम के ऊपर, तो जनाब हम गुम होते जा रहे हैं, हम डूबते जा रहे हैं। बहरहाल ये तो जिनका काम है वही जाने कि इस मुल्क के लिए उन्होंने क्या सोच रखा है। लेकिन बड़ी खबर गर्दिश ये कर रही है कि आखिरकार इमरान खान को अटक जेल से निकाल कर अडयाला जेल के अकूबल खाने में आके फिर बंद कर दिया गया है, बावजूद इसके कि आपका दिल और दिमाग गवाही देता है कि जिस शख्स ने कोई जुर्म किया हो, अगर उसको कोई जेल में रखता है तो वो शख्स ये सोच के सब्र कर लेता है कि मैंने कोई जुर्म किया है और उसकी मुझे सज़ा मिली है। लेकिन जिसने कोई जुर्म ना किया हो, आप उसको एक मिनट के लिए, एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए या फिर उसको आप पाबंद सलासल कर दें तो आप समझ सकते हैं। ज़रा अपने आप को उस जगह रखिए कि जब आपके साथ ज्यादती हो रही हो और आप उस वक्त क्या सोच रहे होंगे। मुझे अभी याद आ रहे हैं पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक अब्दुल कदीर खान साहब, जब उनके साथ फुटपाथ के ऊपर बैठकर हमारे एक जय्यद सहाफ़ी ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान को बहुत कुछ दे सकता था लेकिन मुझे नहीं देने दिया गया। बस यही हाल कुछ खान साहब का भी समझिए। बहरहाल खान साहब को उन्होंने तोड़ने की पूरी कोशिश की, उन्होंने कोशिश की कि उनको यहाँ से निकाल दें। ये भी कभी सरूर पैलेस में 10 साल के लिए या जब तक जिंदा है ये पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, वो किस माँ का बहादुर बेटा है कि उसने बोला कि ये धरती मेरी है, ये पाकिस्तान मेरा है, तो मैं कभी भी यहाँ से बाहर जाने की जो है वो बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जीना मरना इस मुल्क के लोगों के साथ है, इन पाकिस्तानियों के साथ है, इन मजलूमों के साथ है जिन्होंने अभी तक आज़ादी देखी तक नहीं। बहरहाल जी आगे चलते हैं कि इमरान रियाज खान को मुआवजा हो गया, बल्कि उनका एहसान है कि जिन्होंने उसको जिंदा छोड़ दिया। अब उसकी क्या हालत है
वो बस जिंदा तो है, लेकिन अब उसकी जिंदगी के दिन कैसे पूरे होंगे, वो कैसे करेगा, ये अल्लाह जानता है। जो उसका हाल उसने बताया है, जो हाल ताकतवरों ने उसके साथ किया है, ये असल में बहुत से उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो इस मुल्क को चाहते हैं, ना कि वो सांडे के तेल बेचने वालों की तरह जो लोगों को आके मर्दाना कमज़ोरी का इलाज बताते हैं और फिर वो इमरान रियाज खान को ये नसीहत फरमाते हैं कि आप ज़्यादा बोल रहे थे, आपको वक़्त के साथ चलना चाहिए। यानी कि वो असल में ये बताना चाह रहे थे कि आपको जो आपकी ज़िंदगी है, अगर उसमें आपको हुसैन को छोड़ के यजीद का भी साथ देना पड़े तो आप उसके साथ भी उसके लश्कर में शामिल हो जाएं, क्योंकि ऐसे ही घिनौने किरदार हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान बर्बाद हो गया। कभी वो नज़ीर नाजी की शक्ल में आते हैं, तो कभी हमें वो मीर शकील रहमान की शक्ल में मिलते हैं। फिर उनका किरदार जो है हम मीर के ऊपर आके मुतनज होता है, और रिजल्ट ये होता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो हम करते हैं, जो हम उनको देखते हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे जहनों को बर्बाद करते हैं। हमारे जहनों की जहन साजी करने की बजाय हमें माशरे का इज़्ज़तदार शहरी करने की बजाय हमें गुलामी में रखना चाहते हैं, और यही इनका एजेंडा है। बहरहाल जी, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि अभी देखें सरफराज बख्शी साहब का ताकतवरों ने क्या हाल किया कि कल तक वो अपनी यहाँ तक कि वो बलोच होने के बावजूद जनाब वो राना सोनावला की एक गिदड़ भभकी के ऊपर वो जनाब अपने बयान से मुकर गए, बल्कि उन्होंने यहाँ तक फरमा दिया कि जो कुछ भी है ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इसमें मीडिया का किरदार स्टेटमेंट में ज़्यादा है, ना कि मैंने वो कुछ नहीं कहा जो मीडिया बता रहा है। हालांकि आजकल जो दौर है वो तो आपको पता है, वीडियो का दौर है, ऑडियो का दौर है। आप बोलने से पहले सोचें कि आप क्या बोलते हैं, और शायद वो किसी ताकतवर को बुरा लग जाए तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, और यकीनन बहुत से लोगों के लिए मुश्किल बन चुकी है, जिनमें से एक जिंदा मिसाल तो इमरान रियाज है, और उसकी एक उससे भी अनौनाक किस्म की भयानक मिसाल जो है वो अरशद शरीफ है। उस मजलूम की चीखें अभी तक भी लोगों के कानों में जो है वो यकीनन उनको तकलीफ दे रही होंगी कि जो उसके साथ हशर किया गया और उसको दियार गियार में वहाँ पे मारा गया, कि जिसका अभी तक ना कीनिया की गवर्नमेंट के पास कोई प्रूफ है और ना पाकिस्तान के गवर्नमेंट के पास कोई प्रूफ है। बस उसके केस के ऊपर भी गिरद जमी समझें, फाइलों के नीचे वो दबाई समझें। नाज़रीन इकराम, आपको खबरें तो बहुत सी देने को दिल चाहता है, लेकिन क्या करें, हम भी वक्त के परिंदे हैं और वक्त के हाथों मजबूर हैं कि जिनके खिलाफ, जिनके मतलब जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया है, जो इस मुल्क को 70 साल से खा गए हैं, बात करते हैं तो फिर हमारे अपनों को तकलीफ होती है, बात नहीं करते तो ज़मीर मलामत करता है। इसलिए हम भी अपना मामला, जिन्होंने हमारे सब की ज़बान बंदी की हुई है, अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं और उनको ये बताते हैं कि ये बाजी पाकिस्तान की बाजी है, इसमें यकीनन पाकिस्तान के अवाम जीतेंगे। आप पाकिस्तान की अवाम को पाबंद सलासल नहीं रख सकते। इन लोगों का हक आपको देना पड़ेगा, बेशक आप इनके साथ मिलकर इनका हक दें। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इनको चैलेंज ना करना, वरना ढाका का पलटन मैदान किसी से ढका छुपा नहीं है। वहाँ पे क्या हुआ था ये हम सब के लिए बहुत तकलीफदेह है। ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की जो है वो शिकस्त नहीं थी, ये बल्कि हम सब की, पूरे पाकिस्तान की शिकस्त थी। इसलिए कि उस वक्त भी ज़बान बंद करने वालों ने जो लोगों की ज़बान बंद कर दी थी, और जो चंद लोग बोलने वाले थे उनको मुल्क बदल कर दिया था। और जब ढाका का सामना हो गया तो 3 दिन के बाद लोगों को पता चला कि पाकिस्तान के साथ क्या हो गया है, और पाकिस्तान आधा टूट गया है। वमा इलन बला, अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।